हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एनर्जी लेवल्स। जैसा कि हमने बोहर्स मॉडल में देखा हुआ है, जो हमारा फॉर्मूला आया था एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी जो आई थी उसमें क्या आ गई थी हमारे पास, एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर। ये रहा था हमारे पास एनर्जी के लिए। फिर हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी का डिफरेंस E2 माइनस E1 हम शो कर सकते हैं, यानी कि ये हमारी टोटल एनर्जी है। तो एन हमारा सेकंड ऑर्बिट माइनस फर्स्ट ऑर्बिट निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 1 बाई N2 स्क्वेयर फॉर सेकंड ऑर्बिट, एंड एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर और एन फर्स्ट ऑर्बिट। इधर से हमारा क्या आ जाएगा, अभी E1 माइनस E2 माइनस E1 क्या आ जाएगा, एम जेड स्क्वेयर E4 सभी में कॉमन है, ये टर्म सभी में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी आती है वो हमारी माइनस साइन में आती है, तो हम यानी कि यहाँ पर अगर माइनस साइन ले दे कॉमन, माइनस में होती है हमारी टोटल एनर्जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर से एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, और अंदर क्या रह जाएगा, माइनस साइन इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 स्क्वेयर। ये हमारे पास एनर्जी हो जाएगी। अगर हम बोर के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालें, तो उसने क्या कहा था, जो E2 माइनस E1 है, यानी कि एच म्यू हमारा क्या आता था, E2 माइनस E1 अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट। तो हमारा E2 माइनस E1 क्या है, एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू 1 बाई N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई N2 स्क्वेयर। अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 माइनस E1 बाई एच, ये शो कर देंगे हम। तो हम यही टर्म शो करते हैं, एच इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से एम जेड स्क्वेयर E4 बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर, और एच इधर आ चुका है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एच क्यूब और 1 बाई N माइनस 1 स्क्वेयर बाई 1 N2 स्क्वेयर। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा। फिर अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं, वेवलेंथ क्या होता है हमारे पास, म्यू बाई सी, ठीक है। तो अगर इस कंप्लीट टर्म को अगर हम सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इस कंप्लीट टर्म को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेवलेंथ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी और इंटू 1 माइनस N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। जहाँ पर जो हमारा 1 बाई लैम्बडा है, इसको हम ये जो हमारा V बाई सी है, ये क्या आता है 1 बाई लैम्बडा। तो 1 बाई लैम्बडा जो हमारा, इसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं, वेव नंबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें जो हमारी
टर्म है उसको कांस्टेंट रख देते हैं, एक टर्म को, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो इधर हम देखेंगे 1/λ हमारे पास क्या आ चुका है इधर से, me4z² बाय 8ε0² h³ c इंटू 1 माइनस n1² माइनस 1/n2², ये सब आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो फिर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ये सब टर्म जो है me4/8ε0, क्योंकि मास हमें पता होता है, चार्ज हमें पता होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता होती है, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता होती है। तो इन सब को हम एक, ये वाली जो कंप्लीट टर्म है इसको हम एक कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे, जो कि क्या होगा, r जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास इधर से क्या बच गया, z इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², यह आ जाएगा हमारे पास। तो देख लें एक बार से, दो बार से, क्योंकि लास्ट लाइन इधर दिख नहीं रही है। तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, 1/λ इक्वल्स टू me4z² 8ε0² h³ c और 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वाली टर्म हमारे क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें मास पता होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता होती है, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता होती है। तो इस सब को हम एक कांस्टेंट की तरह यूज कर लेंगे। तो 1/λ क्या हो जाएगा, r² इंटू 1/n1² बाई 1/n2², ये हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी सीरीज दी है इसके लिए, ठीक है। और यानी कि अगर हाइड्रोजन के लिए कहें, फॉर हाइड्रोजन एटम z क्या होता है, 1 होता है, तो 1/λ हमारे पास क्या आ जाएगा, r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए आ जाएगा। तो डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा स्पेक्ट्रा है, ठीक है, या लाइन स्पेक्ट्रा बोल लो उसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोल लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट ने बताया था, बाल्मर जिसका नाम था। तो उसमें हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, और अगर अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। इसमें जो क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में ये बताया गया कि हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है अगर हमारा बैकग्राउंड डार्क है और उसमें ब्राइट स्पेक्ट्रम मिलता है, ब्राइट स्पेक्ट्रम मिलता है। तो यानी कि वहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से एमिशन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो इसमें इसको बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमारे दो टाइप के स्पेक्ट्रम होंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वाइट ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट जो लाइंस हैं वो अपीयर होती हैं, डिस्क्रीट वाइट और ब्राइट लाइंस अपीयर ऑन डार्क बैकग्राउंड। ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम में होता है। इसी तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। एब्जॉर्प्शन
स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो हमारा बैकग्राउंड है वो ब्राइट होता है, और जो लाइन स्पेक्ट्रम दिखेगा यानी कि जो लाइंस दिखेंगी वो कैसी दिखाई देंगी, हमें ब्लैक दिखाई देंगी या डार्क दिखाई देंगी। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट डार्क लाइंस अपीयर ऑन वाइट और से ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये हमारा एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था वेवलेंथ के लिए, और आर जो है रीडबर्ग कांस्टेंट है, और 1/n1² माइनस 1/n2²। उसके बाद जो है बाल्मर नाम का जो फिजिस्ट हुआ है, उसने अपना एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है इस स्पेक्ट्रम के, जो हमने देखा है ना अभी, लाइट स्पेक्ट्रम यानी कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए जो बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया है, बाल्मर्स फॉर्मूला फॉर लाइन स्पेक्ट्रम, उसने इस फॉर्मूला के अंदर क्या बताया, 1/λ हमारा जो क्या हो जाएगा, 1/2² माइनस n², ये हो जाएगा। उसने ये कहा, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसने ड्राइव किया। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने, यानी कि जब हम यहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे, वो हमारी, अगर यहाँ पर हम 2 लिखते तो इससे नेक्स्ट होती जाती है 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा कोई भी अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो हम क्या होगा यहाँ पर, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन्हीं ऑर्बिट से तो आएगा, तो इसलिए हम उसे नेक्स्ट लेते हैं। फिर उसी के बेस पे दूसरे साइंटिस्ट ने भी अपने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। ठीक है, उनको सीरीज के नाम से जानते हैं। जैसे इसको अगर हम बाल्मर फॉर्मूला है तो उसको बाल्मर सीरीज के नाम से जानेंगे। उसके बाद लीमैन ने अपना फॉर्मूला दिया है, यानी कि लीमैन सीरीज। ठीक है, उसने यहाँ पर जो दिया है वो फर्स्ट के लिए ही दे दिया है, 1/1² माइनस n², ये हमारा फॉर्मूला दिया उसने। जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1 है तो n की वैल्यू 2 से शुरू हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो पहले लीमैन का इसका मतलब 1 से शुरू हो रहा है, उसके बाद बाल्मर सेकंड से, उसके बाद पास्टन सीरीज आती है, पास्टन सीरीज। ठीक है, उसने 3 के लिए दिया है 1/L 1/λ इक्वल्स टू R इंटू 1/3² माइनस 1/n²। जहाँ पर जो n की वैल्यू है क्या होगी, 3 से नेक्स्ट होगी 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो लीमैन, बाल्मर, पास्टन, उसके बाद ब्रैकेट एंड पी फंड। ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज में क्या बताया गया है, ब्रैकेट में भी यही है, इससे नेक्स्ट के लिए दे दिया उसने। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4² माइनस 1/n², जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 4 से नेक्स्ट हो जाएगी 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। उसके बाद पी फंड सीरीज पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज में क्या है, उसमें नेक्स्ट ऑर्बिट के लिए दे दिया R इंटू 1/5² माइनस 1/n², ये पी फंड। यानी कि यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू देखें तो क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्बिट 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को शो करें तो हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा, और यहाँ पर हम एनर्जी दे देते हैं, एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मान लीजिए हमारे पास 0 से लेकर चलने लगे माइनस से होते हुए यहाँ पर 14 तक शो कर देते हैं, -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो हमने पता है n=1 के लिए हम ड्राइव भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो क्या आया था हमारा 13 पॉइंट समथिंग आया था, यानी कि 14 के बिल्कुल नज़दीक ही आएगा। ठीक है, तो मैं 14 से थोड़ा नीचे शो कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 13.7 n1 के लिए। ठीक है, तो फिर हमारा इस तरीके से n2 के लिए आया था, फिर उसके नज़दीक हो गया था n3, फिर उससे और नज़दीक आ गया था n4, n5, n6, n7। इस तरीके से नेक्स्ट क्या हो गए थे, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते आ गए थे। हमने देखा था एक दूसरे के ऊपर आने लग गए थे, ओवरलैप करने लग गए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाल्मर सबसे पहले लीमन सीरीज है, उसने फर्स्ट से और नेक्स्ट के लिए दिया हुआ है, यानी कि सेकंड से फर्स्ट में आए, या फिर n की वैल्यू क्या होती है हमारी, इधर से 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, तो ये हमारा n=2 से अगर 1 पे आए, है ना, यही तो कहा उसने, 2 से 1 के लिए, या फिर हम कहें 3 से 1, 3 से, या फिर कहें 4 से, या फिर कहें 5 से, या फिर कहेंगे हम 6 से। ये हमारा किसके लिए है, लीमन सीरीज के लिए। क्या है, लीमन सीरीज के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज में क्या है, हमारा सेकंड और नेक्स्ट है, यानी कि बाकी सभी नेक्स्ट से सेकंड पे आना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 से 2 पे आ जाए, या 4 से 2 पे, या फिर 5 से 2 पे, या फिर 6 से 2 पे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे पासन सीरीज। पासन में क्या है, 3 है और नेक्स्ट से आएगा कहीं भी। ठीक है, तो 3 पे आएगा, 4th से कह दें हम, ठीक है, या फिर 5th से, या फिर 6th से। ये हमारा क्या हो जाएगा, पासन सीरीज। पासन सीरीज के लिए लाइन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट हम कहीं ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, 4 पे आएगा और कहीं से भी नेक्स्ट से आएगा, तो हम कह देंगे इधर हमारे पास 4 है, तो 4 पे नेक्स्ट से आता है, मान लीजिए 4 पे हमारा 5 से आ रहा है, या फिर 6 से आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ब्रैकेट सीरीज। नेक्स्ट हम देखेंगे पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, नेक्स्ट से कहीं भी 5th पे आएगा, तो हम देखेंगे 5th पे नेक्स्ट से कहीं से भी आ रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी फंड सीरीज। तो क्लियर है हमारा। लीमन सीरीज में क्या होगा, लीमन सीरीज में हमारा फर्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट कहीं से भी, यही तो किया था हमने लीमन में, फर्स्ट पे आएगा बाकी कहीं से भी। बाल्मर में क्या होगा, सेकंड में आएगा नेक्स्ट से ऑर्बिट से, और पासन में क्या आएगा, 3rd पे आएगा नेक्स्ट ऑर्बिट से, ब्रैकेट में 4th पे आएगा नेक्स्ट से, और पी फंड में हमारा जो है 5th में आएगा किसी भी नेक्स्ट सीरीज से। तो ये हमारा लीमन, बाल्मर और पासन ब्रैकेट पी फंड सीरीज है। अगर यहाँ पर हम इनके लिए देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि जो डिफरेंट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको हम बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि उसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता था वो हायर से अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन अगर हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है तो एनर्जी लूज करता है, और अगर लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे। अगर लोअर से हायर की तरफ
इलेक्ट्रॉन को हम कुछ एनर्जी देकर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, वो 10⁻⁸ सेकंड में वापस आ जाता है किसी भी लोअर एनर्जी की हेल्प से या किसी भी आउटर हेल्प से। 10⁻⁸ सेकंड में हायर टू लोअर दोबारा से जंप कर जाता है। उसमें केवल यही बताया गया है।